So hello my dear students, welcome to Falcon Academy. Today we are starting with the class 12 science. It is first chapter of Max 1, that is mathematical logic. Okay, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो पहला चैप्टर है न्यू सिलेबस का मैथमेटिकल लॉजिक, वहां से हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर मैक्स 1 का. ओके, सिलेबस चेंज हुआ है तो न्यू सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. ऑल थ्योरी वर्क इट इज गिवन, ये आपको मेंशन किया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. जस्ट मैं एक एक पॉइंट रीड कर रहा है, उसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते रहूंगा. जैसे कि लॉजिक जो निकला है आपने 11th में भी पढ़ चुके हैं इसको. फर्स्ट पॉइंट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल रीजनिंग. तो हम जैसे लॉजिक वर्ड सुनते हैं, लॉजिक मतलब क्या, एक रीजन दे रहे हैं, यानी कि हम कोई बात बोलते हैं और बोलते हैं इसके पीछे एक लॉजिक है, मतलब क्या है, एक रीजन बोल रहा है, मतलब रीजन के तहत एक बात बोला जा रहा है. वैसे ही लॉजिक और रीजन में कोई फर्क नहीं है, दोनों को वन एंड द सेम इज. तो लॉजिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस. ओके, एक्चुअली लॉजिक वर्ड जो बना है ये ग्रीक वर्ड है लोगोस. लोगोस से लॉजिक बना है. आगे अगर हम पढ़ेंगे तो मीनिंग ऑफ लोगोस मींस लॉजिक. एक्चुअली में ये जो ग्रीक वर्ड है लोगोस, वहां से ये सेंटेंस जो क्रिएट हुआ है, यहां से एक वर्ड क्रिएट हुआ है, वहां से देखने वाले को सजेस्ट किया गया है कि बाबा लोगोस मतलब तो लॉजिक है और लॉजिक मतलब तो लोगोस है. तो वहां से एक थर्ड सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, द मीनिंग ऑफ लोगोस मींस लॉजिक. तो लोगोस एंड लॉजिक इज वन एंड द सेम. Next one, the study of logic helps in increasing one's ability of systematic and logical reasoning. अब इसका मतलब क्या है? कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसको डेली प्रैक्टिकल यानी कि डेली अप्लायंसेस में डेली एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी. तो बेसिकली इसका कुछ पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस तो नहीं है, लेकिन हाँ इससे हम कई चीजें सीखते हैं. जैसे कि हमको लॉजिक्स पढ़ने से हमको एक चीज समझ में आता है कि जितना भी प्रॉब्लम बना हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा. ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा. तो दैट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग. यानी कि कुछ बात हमको बोलना है, कुछ सेंटेंस आपको बोलना है, या कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, उसका पर्टिकुलरली एक रीजन होता है, उसका एक लॉजिक होता है, वो हम अपने आप का एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस स्टेटमेंट, थियरम्स, कन्वर्स ऑफ थियरम्स. ठीक है, ये टॉपिक ज्योमेट्री का पार्ट है थोड़ा सा. जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो लॉजिक है बेसिकली मैथमेटिकल लॉजिक, ये आपने क्या डेवलप करता है, एबिलिटी डेवलप करता है स्टेटमेंट को पहचानने का. जैसे कि हम बोलते हैं कि कई स्टेटमेंट हम बोलते हैं ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है. तो ऐसा नहीं होता है, सब स्टेटमेंट नहीं होते हैं, कुछ टाइप के स्टेटमेंट होते हैं. बाकी सब चीज आप जो पढ़ते हो नहीं, एक्चुअली वो स्टेटमेंट नहीं होता है, बट हम समझते हैं कि वो स्टेटमेंट है. उसका डिस्क्रिप्शन हम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे, सेंटेंसेस में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये क्या डेवलप करता है हमें कि स्टेटमेंट क्या है, वो पहचान हमें क्रिएट करता है, वो डेवलप करते हुए एबिलिटी को. स्टिल देन थ्योरम्स, कन्वर्स ऑफ थ्योरम्स. थ्योरम्स क्या होते हैं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम्स क्या होते हैं, ये हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट है. ये हमको एनालाइज करने में आसानी होती है ड्यू टू लॉजिक. ओके, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, लॉजिक इज द बेसिक ऑफ सर्किट डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग इन द कंप्यूटर साइंस. बेसिकली लॉजिक का मतलब क्या होता है, बेसिक सर्किट डिजाइन. अलग अलग चीजें हैं इसमें. लॉजिक इज द बेसिक ऑफ सर्किट डिजाइनिंग. तो हमको सर्किट डिजाइन कैसे करना है ड्यू टू लॉजिक पार्ट, ये भी हम पढ़ेंगे. इंटेलिजेंस कराएंगे हम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सीखेंगे हम इसमें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज प्रोग्रामिंग इन साइंस जो होता है वो भी हम लॉजिक के थ्रू में सीखेंगे. तो दैट्स इट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल मूव टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ये आपने इंग्लिश में ऑब्वियसली देखा रहेगा. फर्स्ट टाइप इज डिक्लेरेटिव विच इज ऑल्सो नोन एज एसर्टिव सेंटेंसेस. इसका मतलब क्या होता है, डिक्लेरेटिव मीन्स कुछ बातों को डिक्लेयर करना, कुछ सेंटेंस को डिक्लेयर करना. हम 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ यही है डिक्लेरेटिव एंड एसर्टिव सेंटेंस जो कि हम बोला जाए कि स्टेटमेंट है. ओके, 4 टाइप के सेंटेंस है, हमने इंग्लिश में भी पढ़े हैं, इंग्लिश ग्रामर में पढ़े हैं, बट ओनली डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस को ही हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट है. क्या क्या चीजें हैं इसमें, दे टेल अस समथिंग. हम ऐसा बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या है, कुछ बात बोला जाता है, यानी कुछ सेंटेंस बोला जाता है. जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेंगे, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो राम इज राइडिंग अ बाइसाइकिल. ये बात बोला गया, दे टेल अस समथिंग, नहीं कुछ बोला जा रहा है, राम इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, सिंपल सेंटेंस हो गया. एंड इसमें डिक्लेरेटिव में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नहीं, वो सेंटेंस जो फुल स्टॉप से एंड होता है और वो सेंटेंस जो कुछ तो भी बोलता है, यानी कि टेल अस समथिंग, कुछ तो डिक्लेयर करता है, इट इज नोन एज डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंसेस. अगर और इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि रहीम इज प्लेइंग क्रिकेट. ये भी एक बात हो गया, ये भी एक सेंटेंस हो गया. सो रहीम इज प्लेइंग cricket. Okay, so this is also one declarative sentence or ends with full stop.
फुल स्टॉप से एंड हो रहा है ना, सो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ये तो हमने इंग्लिश में पढ़े। अब चेंज क्या है इसमें, ठीक है। अब हम लॉजिक के नजरिए से देखेंगे, लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें दो कंडीशन आपको आएगा, दैट विल बी ट्रू और फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो डिक्लेरेटिव है तो उसके दो कंडीशन हो गए, वो सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, वो सेंटेंस फॉल्स भी हो सकता है। अगर वो सेंटेंस ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू जो रहेगा, ट्रूथ वैल्यू जो रहेगा ट्रू के लिए, वो आपका रहेगा कैपिटल टी। सिमिलरली अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू विल बी कैपिटल एफ। ये चीज हमको समझना है। डिक्लेरेटिव तो हमने इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें दो कंडीशंस होते हैं, वो सेंटेंस या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो ट्रूथ वैल्यू विल बी टी, और अगर फॉल्स होगा तो ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स, ठीक है। जैसे कि अगर और एक हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, ये हम चेक करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, वो चेक कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो महाराष्ट्र इज इन ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूं मैं, ठीक है। महाराष्ट्र कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये भी एक क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ऑब्वियसली, बिकॉज क्या एक नॉर्मल सेंटेंस बोला गया है, मतलब क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, एक सेंटेंस को डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड्स विद अगेन फुल स्टॉप नहीं। अब दो कंडीशन, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। महाराष्ट्र इज इन ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली महाराष्ट्र क्या है, एक कंट्री है, नहीं महाराष्ट्र क्या है, एक स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, तो महाराष्ट्र स्टेट है, कहाँ का है, इज इन ऑस्ट्रेलिया। ये बात सही है क्या, नहीं ये बात तो गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र कहाँ का है, इंडिया का स्टेट है, तो महाराष्ट्र इज इन ऑस्ट्रेलिया। ये स्टेटमेंट तो आप बोलोगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट बोलोगे इसको, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा इसका, फॉल्स आएगा। तो ऑटोमेटिकली इसका जो ट्रूथ वैल्यू रहेगा, वो ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा इसका, कैपिटल एफ रहेगा, नहीं एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे। सेकेंड सेंटेंस रहेगा आपका इंटरोगेटिव, पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सेकेंड सेंटेंस करेंगे हम लोग। So next one is the interrogative sentences. इसमें क्या होता है, interrogative sentences in grammar we have studied that somebody ask one question, यानी कि इसमें क्या होता है, सेंटेंस मतलब कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस हो उसको आप interrogative sentence बोलोगे। जैसे कि इसमें somebody ask us the question, नहीं कुछ ask होता है यानी पूछा जाता है कुछ तो भी आपको, और इसका जो सेंटेंस एंड होता है that ends with always question mark। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल देखेंगे इसका, तो हमको बचपन से एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज योर नेम। बचपन से हर बच्चे को पूछा जाता है कि व्हाट इज योर नेम, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, व्हाट इज योर नेम, और एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इंटरोगेटिव का खासियत ये सेंटेंस का कि एक सवाल होता है यानी कि क्वेश्चन होता है, और एंड्स होता है वो क्वेश्चन मार्क से। सो व्हाट इज योर नेम इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ऐसे लिखते पूछते हैं हमको, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये हमसे पूछा जाता है, एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। नहीं तो वापस से वही बात, वेयर डू यू लिव भी एक क्वेश्चन हो गया, आपको पूछा जा रहा है यानी कि समथिंग कुछ तो पूछा जा रहा है आपसे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट हम जो पढ़े थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो हमने देखे थे कि वो स्टेटमेंट बोला जाएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, बट इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। मार्क माय वर्ड्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हमने पहले देखे उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, इंटरोगेटिव में हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। अब सवाल आएगा, सर उसको स्टेटमेंट क्यों बोले, इसको स्टेटमेंट क्यों नहीं बोल रहे। सवाल ये है, सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पर व्हाट इज योर नेम में ट्रुथ वैल्यू का सवाल ही नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं आ रही है, ट्रू है या फॉल्स है। हम इससे पहले जो सेंटेंस देखे थे उसका दो रीजन आता, दो कंडीशन आता था, या तो वो सेंटेंस जो या तो वो ट्रू रहता था या तो फॉल्स रहता था। अब व्हाट इज योर नेम में आप क्या बोलोगे, ट्रू है या फॉल्स है, ये तो सवाल है, इसको तो आप इसको और क्या सवाल करोगे, ट्रू है या फॉल्स है, तो नॉट पॉसिबल। वेयर डू यू लिव, इसमें भी नॉट पॉसिबल, कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है ये नहीं पता कर सकते आप। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि कुछ कंसेप्ट्स है वो अगर सेंटेंस फॉलो कर रहा है, वो पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, सो वी कैन कॉल दैट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि कमांड होता है, वो सेंटेंस में कमांड होता है, रिक्वेस्ट किया जाता है वो सेंटेंस में,
एडवाइस होता है, सजेशन, वार्निंग एंड विश। ये सब टाइप के अगर कुछ भी वर्ड यानी कि ये वर्ड के कोई सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे हेल्प करो, ये क्या एक रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें से कोई भी कैटेगरी में अगर आ गया तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड वन इज डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, ये कमांड भी हो गया। अगर एक फादर अपने बच्चे को बोलो तो कमांड भी हो गया। और अगर कोई फ्रेंडली वे में अगर कोई बोल रहा है डू योर होमवर्क करके, नहीं ये हो गया एडवाइस भी हो गया, अरे होमवर्क कर ले, नहीं तो क्लोज द डोर, ये भी कमांड हो गया, दरवाजा बंद करो एक कमांड हो गया, ये ऑर्डर हो गया। यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क, शुड वर्ड आया वहां पर, तुमको ये करना ही ये काम, मतलब क्या हो गया, वार्निंग हो गया, यू शुड डू दिस वर्क, तो ये वार्निंग पार्ट हो गया। गॉड ब्लेस यू, नहीं यानी कि कोई दुआ जैसा कुछ कर रहे हो तो गॉड ब्लेस यू, इसको हम क्या बोलते हैं, विश हो गई। सो ये सब टाइप के अगर कोई सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ व्हाट, स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगी क्योंकि ट्रूथ वैल्यू यहां पर भी नहीं फॉलो कर सकते। ट्रू और फॉल्स, क्लोज द डोर, ट्रू फॉल्स क्या है, नहीं तो ऐसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस में भी दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव पढ़े वो स्टेटमेंट होता है। सेकंड हमने इंटरोगेटिव पढ़े वो स्टेटमेंट नहीं होता है। थर्ड हमने इंपेरेटिव पढ़े, नहीं इंपेरेटिव जो थर्ड हमने पढ़े वो भी स्टेटमेंट नहीं होता है। ओके ओके, सो फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मीन्स समथिंग विच एक्सक्लेम या एक्सक्लेमिंग सम इमोशंस, जिसको इमोशंस को अगर सामने रखा गया तो उसको हम बोलेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर्म होगा। जैसे कि ओ गॉड प्लीज हेल्प अस फ्रॉम कोरोना डिसीज, नहीं कोरोना से बहुत तंग आने के बाद ये सेंटेंस निकलता है, अरे ओ गॉड प्लीज हेल्प अस फ्रॉम कोरोना डिसीज, तो कि इमोशंस निकल रहा है, दैट इज नोन एज ओ गॉड, उसके बाद क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आया मतलब सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सेकंड वन, ओ व्हाट हैपेंड टू हिम, नहीं शॉकिंगली किसी का पता चला रहा है कुछ हो गया उसके साथ में, तो हम बोलते हैं ओ व्हाट हैपेंड टू हिम, तो ये क्या हो गया, एक शॉकिंगली हमने इमोशंस जाहिर किए। इमोशंस को जाहिर होना उसको ही बोलते हैं कि ओ, नहीं कुछ एक इमोशंस निकल गए बाहर आपके, जब नहीं चाहते थे सडनली निकल गए वो इमोशंस, उसको आप बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क से हम रिप्रेजेंट करेंगे और सेंटेंस को हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, सो दैट्स इट फॉर 4 सेंटेंसेस। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस का मतलब क्या है, यानी कि खुला सेंटेंस, नहीं तो इसका मतलब क्या, इट इज रिलेटिव कंसेप्ट, इट इज रिलेटिव कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट जो है रिलेट करता है किसी ना किसी से, एंड इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो सेंटेंस है ये अलग अलग पर्सन के पास अगर ये सेंटेंस जाता है तो अलग अलग रिएक्शंस निकलते हैं। इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन से डिफर करते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, सिंपल एग्जांपल अगर मैं इसका लूं ओपन सेंटेंसेस का, तो आई कैन से सलमान खान्स एक्टिंग इज ऑसम। मैं बोल रहा हूँ कि सलमान खान एक्टिंग इज ऑसम, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है सलमान खान की एक्टिंग अच्छी लगती है। नहीं अगर मैं किसी और से पूछूं जो कि शाहरुख खान का फैन हो, उसको अगर आप पूछेंगे कि भाई सलमान खान की एक्टिंग जो पसंद है, उसके लिए ऑसम ना हो, उतना पसंद ना हो जितना मैं पसंद कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस तो है, एक कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, लेकिन जैसे जैसे पर्सन डिफर होते रहते हैं, पर्सन बदली होते रहते हैं, वैसे वैसे पॉइंट ऑफ व्यू भी बदली होते रहते हैं, दैट इज नोन एज ओपन सेंटेंस, उसको ओपन सेंटेंस बोला गया है। तो या तो ऐसे ही बोल सकते हैं और एग्जाम्पल, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प is a honest man, is very honest बोल सकते हैं, is very honest। नहीं डोनाल्ड ट्रम्प मालूम है हमको प्रेसिडेंट है अमेरिका का, हम अगर बोल रहे डोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी ऑनेस्ट, नहीं हो सकता है वहां के लोग को पूछे जाए तो वो सबसे बड़ा झूठा निकले, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी ऑनेस्ट, तो अगर आप दूसरे पर्सन को पूछेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग रहेगा। तो दिस इज ओपन सेंटेंस, और ये सेंटेंस को भी हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। ओके, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, यानी कि हमने 5 सेंटेंस देखे। फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव जो कि सेंटेंस स्टेटमेंट होता है, सेकंड वन इंटरोगेटिव जो कि स्टेटमेंट नहीं होता, थर्ड वन इज इंपरेटिव जो कि स्टेटमेंट नहीं होता, फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी जो कि स्टेटमेंट नहीं होता, लास्ट वन इज ओपन सेंटेंस जो कि स्टेटमेंट नहीं होता है। ओनली डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर आपके सामने आएगा तो आप बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट है। ओके
ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज लॉजिकल कनेक्टिविटीज। लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो फ्रेज को या जो वर्ड को हम यूज करते हैं उसको हम लॉजिकल कनेक्टिविटीज बोल सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है, उसको अगर हमको एक साथ कंबाइन करना है तो जो हम कनेक्टिव यूज करेंगे ये अलग अलग टाइप के कनेक्टिव्स है, इसको हम यूज करके दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं बोलूंगा राम इज प्लेइंग, शाम इज प्लेइंग। ये दो सेंटेंस हो गया, राम इज प्लेइंग एंड शाम इज प्लेइंग। ओके, सो अभी दोनों सेंटेंस को एक साथ कैसे लाएंगे हम लोग? तो एक साथ लाने के लिए हम कोई भी एक कनेक्टिव यूज करेंगे। मैं यहां पर एंड यूज कर रहा हूं, देखो कैसे होगा, राम एंड शाम आर प्लेइंग। दो सेंटेंस था, राम इज प्लेइंग और शाम इज प्लेइंग, लेकिन दोनों सेंटेंस को हमने क्या किया, कनेक्टिव यानी कनेक्ट कर दिया एक साथ में, तो हमने कोई तो कनेक्टिव को यूज करना पड़ेगा, वो कनेक्टिव है एंड। तो ये एंड को हमने यूज कर ठीक है, द वर्ड और फ्रेज विच इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेंटेंसेस बोल सकते हैं हम लोग। दो सेंटेंस को कंबाइन करने का काम क्या है, एक कनेक्टिव का है, और ये कनेक्टिव को हम एंड ले यहां पर, हर केस में अलग अलग कनेक्टिव होते रहेगा। अब ये लॉजिकल कनेक्टिव कहां पर यूज होता है, तो ये लॉजिकल कनेक्टिव दो वर्ड को एक साथ करने भी यूज होता है और दो सेंटेंस को एक साथ करने भी यूज होता है। इसमें दो पार्ट है, लॉजिकल कनेक्टिव में दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस and second one is compound sentence. First one is simple sentence and second one is compound sentence. Okay, simple sentence में कैसे आएगा, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 3 and 5 are twin primes। नहीं, 3 and 5 are twin primes, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है आपका, मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं। तो 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, नहीं, वो सेंटेंसेस विच कांट बी स्प्लिट फर्दर, यानी कि एक सेंटेंस है इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कि 3 and 5, नहीं, इसको और अलग क्या करोगे आप, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सेंटेंस जिसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। अब अगर मैं बात करूं 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, हाँ 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, क्योंकि अगर हमको ये ट्विन प्राइम लिखना है ना तो आपको कोई दो नंबर की जरूरत पड़ेगी। ट्विन प्राइम निकला तो आपको दो नंबर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, नहीं, तो ट्विन प्राइम लिखने के लिए दो नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट जो ये बराबर है, नहीं, तो आपको इस सही परफेक्ट मैचअप स्टेटमेंट करने के लिए सिंपल सेंटेंस का यूज करना पड़ रहा है एंड से, आपको एंड कनेक्टिव बन रहा है आपका यहाँ पर। और सेकंड अगर हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस में, तो आपका एग्जांपल है, इसमें लिख रहे हैं 3 इज प्राइम नंबर और and there but and 4 is an even number and 4 is an even number। यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया, 3 is a prime number, 3 is prime number and 4 is even number, 4 is an even number। ये दो सेंटेंस है, 3 is prime number एक अलग सेंटेंस है, 4 is an even number एक अलग सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को जब जोड़ा गया एक साथ में, योर कनेक्टिव, दैट इज एंड, नहीं, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जब ट्विन प्राइम्स बोला गया तो आपको ये दो को जोड़ना ही पड़ेगा, दो नंबर्स है, नॉर्मल दो वर्ड्स है, उसको जब जोड़ा जा रहा है तो आप बोलोगे सिंपल सेंटेंस है। और लॉजिक में यहाँ पर अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है उसको आप बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ये दोनों एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। ओके ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन में क्या होता है, इफ टू सेंटेंसेस आर जॉइंड टुगेदर विद द कंजंक्टिव एंड बोल सकता हूं मैं। अगर एंड से हम कनेक्टिव से हम एंड से जोड़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंजंक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वापस जो मैंने पहले लिया था, राम इज प्लेइंग एंड शाम इज प्लेइंग, वापस से वही एग्जांपल लेंगे हम। ओके, सो यहां पर टू वर्ड्स या टू सेंटेंसेस, इफ two statements, sorry, not sentences, two statements are combined using a connective and, अगर हम वो दो स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमको सेंटेंस को बोलेंगे कंजंक्शन बोला जाएगा। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो राम इज प्लेइंग एक है और क्या है, राम इज प्लेइंग, और दूसरा है शाम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग है, शाम इज प्लेइंग। इसको हमको कैसे करना है, कंजंक्शन मतलब हमने क्या पढ़े, एंड से कनेक्ट होना चाहिए। तो इसका एंड कैसे बनेगा हमको मालूम है, राम एंड शाम आर प्लेइंग,
हमने अभी देखे थे, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, यहां पर आएगा उसका राम एंड श्याम आर व्हाट प्लेइंग। ये उसका हो गया कनेक्टिव बनाया हमने एंड से, ठीक है, ये एंड से बन गया कंजंक्शन उसका। फाइन, अब इसको हमको टेबल में कैसे लाना है, ट्रुथ टेबल में कैसे लाना है, तो लेट अस टेक, इसको मैं P ले रहा हूं, इसको मैं Q ले रहा हूं। अच्छे से समझो, पहले पॉइंट को हम P ले रहे हैं, सेकंड पॉइंट को हम Q ले रहे हैं। ओके, इसका हमको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, P Q। ओके, अब ये एंड है ना, तो एंड का सिंबल ऐसा है, देखो P एंड Q, ये सिंबल ऐसा होता है। ओके, सो आई एम राइटिंग, टेबल बनाना पड़ेगा आपको भी। ओके, अभी हम एंड पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं एंड का सिंबल दिखा, ये एंड का सिंबल होता है आपका, ठीक है। अब इसको फिल कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है अच्छे से देख लो, यही स्टेप को हमेशा फॉलो करना है आपको। टी टी एफ एफ, पहला रहेगा आपका टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, ठीक है। ये पहला वाला टी टी रहेगा, दूसरा एफ एफ रहेगा, फिर सिंगल सिंगल टी एफ टी एफ, पहले वाला डबल टी डबल एफ, फिर सिंगल टी सिंगल एफ सिंगल टी सिंगल एफ, या पी और क्यू को फिलअप करोगे। आपको करना है क्या, एंड करना है। तो एंड का जो सिचुएशन है वो कैसे आता है, जब भी एंड रहेगा, एंड उसमें कैसे होगा, अगर दोनों एलिमेंट टी है, अगर दोनों वैल्यूज टी है तो ही आंसर टी आएगा। इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू, टी मतलब मैं ट्रू बोल रहा हूं यहाँ पर, F मतलब फॉल्स है। इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू। यहां पर देखो दोनों टी टी है, ये भी क्या हो गया टी। सेकेंड टी एफ, नहीं एक ही टी, दोनों टी नहीं है, तो ये बन गया आपका एफ। एफ टी एक ही टी है, नहीं होगा एफ। एफ एफ टी है ही नहीं, एफ। मतलब जब भी एंड आप करें, यानी कंजंक्शन में क्या होगा, जब भी दोनों वैल्यू टी टी रहेगा, फाइनल आंसर भी आपको एंड में टी आएगा। अगर एक भी वैल्यू टी नहीं है, यानी कि एफ आ गया या दोनों एफ है, तो आपको तीनों में एफ 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 आएगा। ये था आपका कंजंक्शन पार्ट का। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Okay, next part is disjunction. So if two statements are combined by using connective or, इससे पहले हमने देखे थे and ना, if two statements are connected नहीं are combined using connective or, ठीक है, और का सिंबल में बता देता हूं आपको, और का सिंबल आता है ऐसे, ठीक है। and का ऐसा था ना, and का हमने ऐसा किए थे, और का उसको उल्टा करने का, ये और हो गया आपका, ठीक है। if two statements are combined together with a connective that is known as or, then the whole statement is known as disjunction, then it is known as disjunction। okay, तो यहां पर कैसे होगा आपका, सेम वही लेंगे हम लोग, P Q, ठीक है। या एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली हम देखेंगे P Q का टेबल कैसे बनने वाला है। तो P ये क्या बनेगा, और Q, समझ रहे ना। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने Q लिया इसे बताने के लिए आपको, P क्या होता है Q क्या होता है, कुछ भी स्टेटमेंट रहेगा वो, ठीक है। अब हमको मेन टेबल पढ़ना है एक्चुअली में, ट्रू और फॉल्स का। तो ये हो गया P Q, P और Q हो गया आपका, ठीक है। 1 2 3 एंड दिस इज फाइनल। फाइन, अब कैसे भरेगा P और Q, हमने अभी पढ़े थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब और के टाइम पे ये कैसे फिलअप होता है, हमने एंड में क्या देखे थे, एंड में हमने देखे थे अगर दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, बाकी सब क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका ऑपोजिट है, और अगर दोनों भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। अब इधर देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स तो है ही नहीं, क्या आ जाएगा इसका आंसर, ट्रू आएगा, बिकॉज दो फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। इससे पहले कैसे था, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू है, नहीं वैसी और में कैसे आएगा, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, अगर बाकी सब केस में सब आंसर ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, अगेन ट्रू, फॉल्स ट्रू है, अगेन ट्रू, फॉल्स फॉल्स है, दोनों सेम है, वी विल राइट हियर फॉल्स। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ और फंक्शन, ये और डिसजंक्शन को बोल सकते हैं। तो ये था आपका डिसजंक्शन पार्ट। आई होप बहुत सिंपल है, ठीक है। नहीं, इसमें क्या होगा, अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर भी आपका फॉल्स आएगा, रेस्ट ऑल विल बी ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज कंडीशनल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं इसको। ओके, ये जो है ये सिंबल इफ देन का सिंबल है, आई विल राइट इट इफ देन, इफ देन, बहुत सिंपल है ये भी पार्ट। ओके, इफ देन में क्या होगा, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर विद द कनेक्टिव दैट इज नोन एज इफ देन, इससे पहले हमने एंड देखे और देखे, और ये इफ देन का सिंबल है अभी,
नहीं, अगर दो स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं कनेक्टिव इफ देन लेकर, इफ देन का कनेक्टिव लेकर, तो वो पूरे सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, कंडीशनल पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज कंडीशनल बोल सकते हैं उसको हम, कंडीशनल भी बोलते हैं, इंप्लीकेशन भी करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, अगेन सेम पार्ट, पी क्यू का बनाएंगे हम लोग, पी क्यू, पी इंप्लाइज टू क्यू आएगा इसमें, क्योंकि सिंबल इधर ही आएगा अभी, ओके फाइन। दिस इज व्हाट, ओके। अब इंप्लीकेशन यानी कि कंडीशनल में कंडीशन कैसे होता है, तो इसको हम बोलते हैं इफ देन है ना, तो इसको हम ऐसा बोलेंगे, इफ पी देन क्यू, अच्छे से याद रखो इसको, इफ पी देन क्यू, इसका मतलब देखो, अगर पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा तो आंसर आपका आएगा फाइनली ट्रू। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ सॉरी ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा इसका आंसर, गलती हुआ है, ओके। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ पी देन क्यू का मतलब है अगर आपका पी जो है वो ट्रू है देन फॉल्स आएगा आपका, मतलब पहला ट्रू है, क्यू अगर फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा आपका, रेस्ट ऑल विल रिमेन टी। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ पी देन क्यू का मतलब है अगर पी टी है देन क्यू, देन मतलब फाइनल आंसर होगा आपका, देन क्यू एफ है तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, एफ आएगा। तो अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं हमारा सेम पैटर्न, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, टी एफ नहीं। अब देखो कब ऐसा है कि जब पी टी है और क्यू एफ है, कब ऐसा है, देखो यहां पर टी टी नहीं है तो इसको हम ट्रू ही बोलेंगे, टी एफ इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, पी ट्रू है क्यू एफ है तो आंसर एफ आता है, तो हमने यहां पर एफ लिख दिया। फॉल्स ट्रू नहीं हो रहा है, फॉल्स सॉरी ट्रू, क्योंकि रॉन्ग है ना, ट्रू, फॉल्स फॉल्स नहीं हो रहा है, ट्रू। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर P तुम्हारा T है, Q F है तो आंसर विल बी F, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। सो दिस इज फोर्थ पार्ट, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में क्या होगा आपका, सो बाय कंडीशनल में जैसे हमने कंडीशनल देखे थे वैसे ही टाइप का है, बट ये कैसा आएगा, इफ P एंड ओनली इफ Q आएगा, इफ P एंड ओनली इफ Q, और इसका सिंबल जो आएगा डबल आएगा, डबल इंप्लीकेशन आएगा, यहाँ पर सिंगल इंप्लीकेशन था ना वो, अभी डबल इंप्लीकेशन होगा। इफ P एंड ओनली इफ Q, इसका मतलब आपको समझ में आया रहेगा, जो P रहेगा वही अगर Q रहेगा तो आप बोलोगे कि वो ट्रू है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो P रहेगा वही Q रहेगा तो आप बोलोगे वो कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पर टेबल बना रहे, P Q P Q plus Q, okay, so again we will make 4 columns, 4 rows, sorry, true true, false false, true false, ट्रू फॉल्स, ओके। चलो अभी ध्यान देते हैं यहाँ पर, अब मैंने क्या बोला, इफ P एंड ओनली इफ Q, यानी कि जो P रहेगा वही क्या रहेगा आपका, Q भी रहेगा। तो यहाँ पर देखो P T है, Q भी क्या हो गया, T हो गया, तो आपका आंसर मिलेगा T, तो आपका आंसर मिलेगा T। अभी P T है, Q क्या है, F है, नहीं ये मैचअप कर रहा है तो आपका आंसर मिलेगा फॉल्स। अब P F है, Q T नहीं सेम है, दोनों मिलेगा F। F अगर P है तो Q भी क्या हो गया आपका, P हो गया, तो आपका आंसर मिलेगा T, बिकॉज दोनों क्या है, सेम है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच, ओके। सो दिस इज लास्ट टॉपिक, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, ओके। नेगेशन यानी कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उसका नेगेशन हो गया फॉल्स, अगर कोई फॉल्स है उसका नेगेशन हो गया क्यू, ओके। आई विल टेक वन एग्जांपल, P, नेगेशन ऑफ P, देखो या तो P ट्रू होगा या तो P फॉल्स होगा। अगर P ट्रू है तो नेगेशन क्या होगा, उसका फॉल्स होगा। अगर P फॉल्स है उसका नेगेशन होगा ट्रू होगा। सिंपल था ये, अगर ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू है, यानी ट्रू है। तो इसको भी अगर मैं नेगेशन किया तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P अगर मैं करूंगा तो देखो ये फॉल्स था, नेगेशन क्या हो गया, T हो गया। ट्रू था, नेगेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी कि अगर आप देखोगे तो TF ये खुद ही P बन गया। यानी आप एक एलिमेंट को यानी कि P को 2 बार नेगेशन दोगे तो वो ऑटोमेटिकली P बन जाएगा आपका। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P इक्वल्स टू क्या बन गया, P। ये नेगेशन 2 बार देने की वजह से आप ऑटोमेटिकली वो P ही बन जाने वाले। सो दैट्स इट फॉर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 1.1। थैंक यू सो मच।